अस्सलाम वालेकुम बेटा। आप लोग पहले मुझे ये बता दें कि सब बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है। प्लीज़ ज़रा मुझे बता दें मेरी आवाज़ आ रही है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ठीक है बेटा। अच्छा, कल की तरह आज भी यही करना है हमें कि अभी मैंने आपके सामने जो पहली स्लाइड ओपन की है, इस पे जो कुछ भी लिखा है, जब तक मैं आपको बोलूंगा नहीं, आप नोट नहीं करेंगे। मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा, तो पहले आप समझेंगे फिर आप नोट करेंगे। ठीक है। कल हमारी फिजिक्स की पहली क्लास थी और कल हमने चैप्टर नंबर 3 मोशन स्टार्ट किया था। और कल हमने दो टॉपिक डिस्कस किए थे, मोमेंटम का, और दूसरा हमने पढ़ा था रिलेशन ऑफ मोमेंटम विद फोर्स। और कल मैंने आपको बताया था कि वो जो दोनों टॉपिक हमने कल पढ़े थे वो टॉपिक शॉर्ट में आते हैं एग्जाम में, मतलब 4 नंबर में, बी सेक्शन में। अच्छा, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक शॉर्ट का नहीं है, ये लॉन्ग टॉपिक है, डिटेल्ड टॉपिक है, और ये सेक्शन सी में आता है। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो आपके पेपर का सेक्शन सी होता है उसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं और आपको 3 क्वेश्चंस में से 2 करने होते हैं, और हर क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं, ए और बी, और हर पार्ट जो होता है वो 7 मार्क्स का होता है। तो इस तरह एक क्वेश्चन में 7 मार्क्स के 2 पार्ट्स होते हैं, तो एक क्वेश्चन के 14 मार्क्स होते हैं, और 14 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में करने होते हैं। तो जो भी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में डिटेल्ड टॉपिक होंगे वो सेक्शन सी में आएंगे 7 नंबर में, और जो शॉर्ट वाले टॉपिक होंगे वो बी सेक्शन में आएंगे 4 नंबर में। तो कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था मोमेंटम का और रिलेशन ऑफ मोमेंटम विद फोर्स, वो दोनों टॉपिक शॉर्ट के हैं, वो 4 नंबर में बी सेक्शन में आते हैं। आज जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये जो टॉपिक है ये डिटेल्ड लॉन्ग का टॉपिक है और ये सेक्शन सी में आता है और ये 7 नंबर में आता है। ठीक है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। अब इस ये आता है एग्जाम में किस तरह से है। दूसरी बात ये भी ध्यान में रखिएगा कि इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कभी कभी कह देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहें या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहें, बात एक ही है। ठीक है। अब ये टॉपिक एग्जाम में आता किस तरह से है, हमेशा एग्जाम में ये आएगा कि स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को आप उसका स्टेटमेंट दें और फिर आप उसको प्रूफ करके वेरीफाई करके बताएं। हमेशा एग्जाम में ये इस तरह से आता है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बच्चा ये कह रहा है, मोहम्मद अरम, के सर मेरा कल वाला टॉपिक थोड़ा सा नेट इशू की वजह से रह गया है। तो बेटा कोई बात नहीं, अगर आपका कोई भी थोड़ा बहुत टॉपिक, अगर कोई नेट का इशू हो या कोई मसला हो बीच में से रह जाए, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अभी ये मैनेजमेंट वाले जो हैं अगले 1-2 दिन में ये जितने भी लेक्चर हैं ये गूगल क्लासरूम पे डालने शुरू करेंगे और आपको तमाम लेक्चर्स की वीडियो मिल जाएगी। तो आप वो वीडियो गूगल क्लासरूम पे जाके देखेंगे, उस पर पूरा लेक्चर रिपीट होगा। तो आप आराम से, अगर कहीं कोई बीच में नेट का इशू आ गया या कोई ऐसी बात आ गई है, तो वो फिर आप वहां से आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है। तो आप उससे बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो टॉपिक है ये एग्जाम में हमेशा इस तरह से आता है कि स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो पहले हमें इसका एक स्टेटमेंट देना है और फिर हमें उस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना होगा कि वो स्टेटमेंट ठीक है। अब स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। दैट इज, जिसका मतलब ये बनता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम। ये इसका स्टेटमेंट है। अच्छा, इस स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करने से पहले हम यहां पे रुक जाते हैं जहां पे वर्ड लिखा हुआ आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम को पहले समझते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जो मैं बता रहा हूं वो जरा आप गौर से सुन लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आइसोलेटेड सिस्टम चीज क्या है। देखो, सबसे पहली बात यह ध्यान में रखिएगा कि फिजिक्स में हम सिस्टम किसे कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिस पर आप गौर कर रहे हो, वो एक सिस्टम है। और आप जब गौर कर रहे हैं तो आप बन जाते हैं ऑब्जर्वर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रोड पे कोई कार जा रही है, आप उस पर गौर कर रहे हैं तो वो कार आपके लिए सिस्टम है। अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पे जो कुछ लिखा हुआ है उस पर गौर कर रहे हैं तो वो आपके लिए सिस्टम है। अभी आप क्लास ले रहे हैं, कोई मोबाइल फोन पे ले रहा है, कोई लैपटॉप पे ले रहा है, तो मोबाइल फोन का जो आपका स्क्रीन है या आपका जो भी लैपटॉप का स्क्रीन है, इस वक्त वो आपके लिए एक सिस्टम है, क्योंकि वहां पर आप गौर कर रहे हैं
और आप उसके लिए हो गए ऑब्जर्वर। ठीक है, तो पहली बात कि सिस्टम क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जिस पर आप गौर कर रहे हो, जिसकी प्रॉपर्टीज को आप स्टडी कर रहे हो, वो सिस्टम होता है और आप होते हैं ऑब्जर्वर। और किसी भी सिस्टम के चारों तरफ जो चीजें होती हैं वो सिस्टम की सराउंडिंग कहलाती है। ठीक, अच्छा मजीद एक बात ये बड़ी आसान है, ये भी ध्यान में रखिएगा कि सिस्टम हमेशा दो चीजों से मिलकर बनता है। वो दो चीजें क्या होती हैं, मैटर और एनर्जी। क्योंकि देखो कोई भी ऐसी चीज जिस पर आप गौर कर रहे हैं, या तो वो सॉलिड होगी, या वो लिक्विड होगी, या वो गैस होगी, इसका मतलब है कि वो मैटर की कोई स्टेट होगी। ठीक है, अब वो मैटर की जब स्टेट होगी तो उसके अंदर होंगे मॉलिक्यूल्स, एटम्स, उनमें काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसका मतलब है कि जो कोई भी आपका सिस्टम होगा, जो कोई भी आपका सिस्टम होगा वो दो चीजों से मिलकर बनेगा, वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होगा। किस किस का, मैटर और एनर्जी। तो यहां तक जो मैंने बताया एक दफा फिर उसको रिपीट कर लेते हैं। एक बात मैंने ये बताई कि सिस्टम क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सिस्टम है, जो ऑब्जर्व करने वाला है वो ऑब्जर्वर है, और सिस्टम के चारों तरफ का जो माहौल है वो उसकी सराउंडिंग है। और मैंने ये बताया कि सिस्टम दो चीजों से मिलकर बनता है। किस किस से मिलकर बनता है, मैटर और एनर्जी से मिलकर बनता है। ठीक है, अब आखिरी बात यह है कि सिस्टम की तीन काइंड्स होती हैं। पहला होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज्ड सिस्टम, और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम जो यहां लिखा हुआ है। अब इन तीनों में फर्क क्या है, देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिस्टम जो है वो मैटर और एनर्जी से मिलके बनता है। तो अब इस तरह से है कि अगर कोई सिस्टम ऐसा हो कि मैटर और एनर्जी दोनों चीजें उसमें से निकल के बाहर जा सकें, यानी सराउंडिंग में जा सकें, और बाहर से अंदर आ सकें, तो ऐसे सिस्टम को ओपन सिस्टम कहते हैं। यानी ओपन सिस्टम में मैटर और एनर्जी दोनों चीजों का ट्रांसफर हो सकता है, सिस्टम से बाहर भी जा सकती हैं और बाहर से अंदर भी आ सकती हैं। अच्छा, दूसरा होता है क्लोज्ड सिस्टम। उसमें क्या होता है, क्लोज सिस्टम में ये होता है कि मैटर ट्रांसफर नहीं हो सकता लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। एनर्जी सिस्टम से बाहर जा सकती है, बाहर से अंदर आ सकती है, लेकिन मैटर नहीं जा आ सकता, तो उसको कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम ये होता है कि अगर कोई सिस्टम ऐसा हो जो चारों तरफ से बंद हो, हर तरफ से उसे बंद कर दिया जाए, बाउंड्री बना दी जाए उसकी और उसको बंद कर दिया जाए, तो फिर ये होता है कि मैटर और एनर्जी दोनों जो चीजें हैं वो सिस्टम से बाहर नहीं जा सकती और बाहर से अंदर नहीं आ सकती, तो उसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, जो यहां पर हमने वर्ड यूज किया है। ठीक है जी, तो आइसोलेटेड सिस्टम कैसा सिस्टम होता है, जो चारों तरफ से बंद होता है, जिसकी बाउंड्री होती है, बाउंड्री उसकी चारों तरफ से बंद होती है, और बाहर से कोई भी मैटर या एनर्जी अंदर सिस्टम में नहीं आ सकता, और अंदर से कोई भी मैटर या एनर्जी बाहर नहीं जा सकता, उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अब उस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कुछ चीजें हो सकती हैं, बॉडीज हो सकती हैं, दो हो सकती हैं, दो से ज्यादा हो सकती हैं। तो हमारा ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, अब आपको समझ में आ गया होगा इस वर्ड का मतलब कि ये क्या कह रहा है। ये स्टेटमेंट ये दे रहा है कि द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है। इस बात का मतलब क्या है कि कांस्टेंट रहने का मतलब ये है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम। यानी अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है और उसके अंदर कोई दो बॉडीज हैं और उनके आपस में टकराने का चांस है, कोलिजन का मतलब होता है दो चीजों का आपस में टकरा जाना। तो अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है और उसमें दो बॉडीज हैं और उनके आपस में टकराने का चांस है, तो उस आइसोलेटेड सिस्टम के मोमेंटम के कांस्टेंट रहने का मतलब ये है कि उन बॉडीज के टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम और कोलिजन के बाद का टोटल मोमेंटम सेम होगा। यानी उन बॉडीज के टकराने से पहले अगर दोनों के मोमेंटम को ऐड किया जाए और टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन निकाला जाए, और फिर उनके टकराने के बाद के टोटल मोमेंटम को ऐड किया जाए, यानी दोनों के मोमेंटम को बाद में ऐड कर लें, तो पहले और बाद वाला जो होगा मोमेंटम वो सेम होगा। तो अब आप देखेंगे इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनाने के लिए आप देखेंगे यहां पर मैंने एक आइसोलेटेड सिस्टम मेंशन किया है। आप देख सकते हैं कि ये आइसोलेटेड सिस्टम जो है, ये देखिए इसकी बाउंड्री है और ये चारों साइड से बंद है। ठीक है, हर तरफ से बंद है
अब बाहर से इसके अंदर कोई मैटर या एनर्जी नहीं आ सकता और ना ही अंदर से कोई बाहर जा सकता है। अब आप देख रहे हैं कि इस आइसोलेटेड सिस्टम में दो बॉडीज हैं। देखिए ये है बॉडी ए और इस बॉडी ए का मास जो है m1 है और ये जो u1 है ये इसकी वेलोसिटी है। ये बॉडी ए जो है, ये एरो आपको ये बता रहा है कि ये जो बॉडी ए है ये राइट की तरफ जा रही है और कितनी वेलोसिटी से जा रही है, u1 वेलोसिटी से। ठीक है, उधर सामने एक बॉडी बी है। ये जो बॉडी बी है इसका मास m2 है और ये लेफ्ट की तरफ आ रही है और इसकी वेलोसिटी है u2। ठीक है, तो इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर दो बॉडीज हैं A और B। इनके मासेस क्या हैं, m1 और m2 और ये दोनों बॉडीज एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। A की वेलोसिटी है u1 और B की वेलोसिटी है u2। तो जब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं तो बिल्कुल चांस नजर आ रहा है कि ये आपस में टकरा जाएंगी। ये दोनों बॉडीज आपस में टकराएंगी और टकराने के बाद ये वापस हो जाएंगी। जैसे कि आप फर्श के ऊपर दो बॉल्स को आमने सामने से अगर रोल कर देंगे तो वो दोनों बॉल्स टकराएंगी और टकरा के वापस हो जाएंगी। तो क्या हुआ कि यहां पर इन दोनों बॉडीज का आपस में कोलिशन हो गया। जब इनका कोलिशन हुआ तो टकराने के बाद ये दोनों वापस हो गई। तो ये बॉडी ए जो पहले जा रही थी राइट की तरफ, ये पहले राइट की तरफ जा रही थी, अब क्या हुआ कि कोलिशन के बाद ये वापस हो गई और अब ये लेफ्ट की तरफ जा रही है। तो चूंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, लिहाजा पहले हमने इसकी वेलोसिटी को u1 कहा था, अब हमने इसकी वेलोसिटी को v1 कह दिया क्योंकि डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई है। लेकिन टकराने की वजह से इसके मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी इसका मास m1 था और बाद में भी इसका मास m1 ही है। ये जो बॉडी B थी, ये कोलिशन से पहले आप देखें, ये पहले आ रही थी राइट की तरफ, अब ये कोलिशन के बाद जो वापस हुई है तो ये अब लेफ्ट की तरफ जा रही है। इसकी भी डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो इसलिए पहले इसकी वेलोसिटी u2 थी, अब इसकी वेलोसिटी जो है v2 है। मास पर इसके कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, अब यहां पर देखेंगे प्लस एफ और माइनस एफ क्या लिखा हुआ है। वो ये लिखा हुआ है कि जब ये दोनों बॉडीज आपस में टकराएंगी तो टकराने के दौरान ये दोनों बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगी। कुछ फोर्स बॉडी ए लगाएगी बी पर और कुछ फोर्स बॉडी बी लगाएगी ए पर, और दोनों बॉडीज एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाएंगी। इसलिए कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक की फोर्स एक्शन होगी और दूसरे की फोर्स रिएक्शन होगी। जब ये दोनों बॉडीज टकराएंगी तो बॉडी ए जो बी पे फोर्स लगाएगी वो एक्शन फोर्स है और उसके जवाब में बॉडी बी उस पर उतनी ही फोर्स लगाएगी, वो रिएक्शन फोर्स है। तो इन दोनों फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। इसलिए आप देखें कि ये भी एफ है और ये भी एफ है, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि एक्शन और रिएक्शन की मैग्नीट्यूड जो होगी वो इक्वल होगी, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो फिजिक्स में दो चीजों की ऑपोजिट डायरेक्शन शो करने के लिए हम पॉजिटिव नेगेटिव का साइन शो करते हैं। तो आप देखें कि इधर वाले एफ के साथ हमने प्लस लगाया है और इधर वाले एफ के साथ माइनस लगाया है। क्यों? ये प्लस माइनस ये शो कर रहा है कि देखिए इसकी डायरेक्शन इस फोर्स की राइट की तरफ है और इस फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है। तो प्लस माइनस का मतलब है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड दोनों की क्या है, सेम है। ठीक है, तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो स्टेटमेंट है, जब मैं अगले पेज पे जाऊंगा, अभी मैं आपको नोट करने के लिए टाइम दूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा तो एक इसकी इक्वेशन बनेगी और वो इक्वेशन क्या होगी कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। तो अब हम कैसे निकालेंगे? देखो, कोलिजन से पहले आप ये देखोगे कि टकराने से पहले बॉडी ए का मोमेंटम कितना है। देखो, मोमेंटम जो होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो कोलिजन से पहले बॉडी ए का मास है m1 और वेलोसिटी है u1। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 इंटू u1 जो है वो बॉडी ए का मोमेंटम हो जाएगा टकराने से पहले, कोलिजन से पहले। अगर बी की साइड आएंगे तो देखो इसका मास m2 है, वेलोसिटी इसकी u2 है, लिहाजा m2 इंटू u2 जो है ये मोमेंटम हो जाएगा बॉडी बी का। और अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब m1 u1 में प्लस कर देंगे m2 u2, तो ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हो जाएगा। अब ये इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। तो कोलिजन के बाद अब आप बॉडी ए को देखिए, मास तो उसका वही m1 है, वेलोसिटी उसकी v1 है, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा m1 इंटू v1। और बी को अगर देखेंगे तो मास इसका m2 है और वेलोसिटी इसकी v2 है, तो मोमेंटम इसका हो जाएगा m2 v2। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे m1 v1
प्लस m2v2, तो ये टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हो जाएगा। तो अभी जब मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा तो इसकी एक इक्वेशन बनेगी और वो इक्वेशन ये होगी कि m1u1 प्लस m2u2 इक्वल होगा m1v1 प्लस m2v2 के। m1u1 प्लस 2u2 टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन होगा और m1v1 प्लस m2v2 टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा, जो आपको नेक्स्ट पेज पे नजर आ जाएगा। अब आप मुझे चैट रूम में ये बताएंगे कि यहां तक जो मैंने समझाया अगर आपको समझ में आ गया तो फिर मैं इसको नोट करने के लिए आप ये सारा नोट करेंगे, ये पूरी फिगर बनाएंगे। इसके लिए मैं आपको 4-5 मिनट दूंगा, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। तो आप मुझे जरा ओके कर दें, मैं चैट रूम चेक कर लेता हूं कि आपको मेरी बात यहां तक समझ आ गई। ठीक है, ठीक है, सबने मुझे ओके किया है। ठीक है, शाबाश। तो अब मैं आपको जो है ना 3 से 4 मिनट दे रहा हूं, 5 मिनट दे रहा हूं। आपके पास 5 मिनट हैं, आप आराम के साथ ये पूरा पेज जो है ना अपनी कॉपी पे नोट करें। 5 मिनट बाद मैं आपसे पूछूंगा।
हाँ बेटा, नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, ज्यादातर मुझे कह रहे हैं कर लिया, तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब देखें यहां पर क्या लिखा हुआ है। यहां पर वही लिखा हुआ है जो मैं आपको भी समझा के आ रहा हूं। क्या लिखा हुआ है? कंसीडर कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम, consider an isolated system having two bodies A and B of masses m1 and m2, ठीक है जी, moving towards each other with velocities u1 and u2। हम कंसीडर कर रहे हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें दो बॉडीज हैं A और B, मासेस उनके m1 m2 हैं, वो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं u1 और u2 वेलोसिटी से। दे कोलाइड, आपस में कोलिजन करती हैं, एंड आफ्टर दैट मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटीज v1 एंड v2, और कोलिजन के बाद वो ऑपोजिट डायरेक्शन में v1 और v2 वेलोसिटी से चली जाती हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या इक्वेशन होगी? m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। यहां तक मैं आपको समझा चुका था, मैंने कहा था नेक्स्ट पेज पे ही आएगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। यहां तक जो कुछ है इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद देखें, अब इसके बाद आएगा इसका प्रूफ। यहां तक तो हमने ये किया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हमने स्टेटमेंट बता दिया, और स्टेटमेंट के मुताबिक हमने उसकी मैथमेटिकल फॉर्म बना दी कि भाई स्टेटमेंट के मुताबिक मैथमेटिकल फॉर्म ये होनी चाहिए। अब हमें इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है कि ये जो इक्वेशन है ऐसा होता है या नहीं होता। तो अब हम इसका प्रूफ करने जाएंगे। जब हम प्रूफ करने जाएंगे तो इसमें देखें यहां जो कुछ लिखा हुआ है ये वही है जो मैं आपको पिछले पेज पे समझा के आ रहा हूं। फिगर आपके सामने बनी हुई है, मैंने आपको प्लस एफ और माइनस एफ के बारे में बताया। तो देखें क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग द कोलिजन बोथ बॉडीज अप्लाई सेम फोर्स ऑन ईच अदर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब दोनों बॉडीज आपस में टकराती हैं तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं, ठीक है जी। और फोर्स कैसी होती है? सेम होती है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दीज आर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। ये दोनों एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं। पॉजिटिव एफ एक्शन फोर्स है और नेगेटिव एफ क्या है? रिएक्शन फोर्स है। प्लस माइनस किसकी वजह से है? ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो ये दोनों लाइनें और ये स्टेप भी यहां तक आप नोट करें, यहां तक आ जाए।
हाँ बेटा, यहां तक नोट कर लिया आपने? सब मुझे बता दें, यहां तक नोट कर लिया? ठीक है, बिल्कुल सही है। एक बच्चा कह रहा है, कोई बच्चा मुझे कह रहा है मोहम्मद अरहम के साथ थोड़ा टाइम तो दें। ठीक है, ले लें टाइम। अरहम आप टाइम ले लें, मैं आपको 1 मिनट और दे रहा हूं, आप आराम से लिखें, आराम से लिखें और फिर मुझे बता दें। अरहम का वेट कर रहे हैं, अरहम लिख ले फिर आगे चलेंगे। 1 मिनट हम रुक जाते हैं। हाँ भाई अरहम, हम आपका वेट कर रहे हैं, जब अरहम बताएगा काम कर लिया तो हम आगे चलेंगे। ठीक है, चलें जी, अरहम ने भी कर लिया, अब आगे चलते हैं। अब आप ये करेंगे कि अब यहां तक तो आपने नोट कर लिया, अब इसके बाद जब मैं आपको बोलूंगा फिर आप नोट करेंगे, अभी आप नहीं लिखेंगे। अब आगे चलें। अब देखें इसके बाद मैंने क्या किया है, इसी चीज को जो मैथमेटिकल लिखा था इसी को मैंने वर्ड्स में करके लिख दिया। देखें लेफ्ट साइड वाली जो फोर्स है पॉजिटिव एफ, फिगर आपके सामने बनी हुई है आपकी कॉपी में, आपकी कॉपी में फिगर बनी हुई है, उस पर ध्यान रखिएगा। देखिए प्लस एफ कौन सी फोर्स है? प्लस एफ वो फोर्स है जो बॉडी ए की तरफ से बी पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, फिगर में देखते जाइए, दोबारा बोल रहा हूं, फिर सुनेंगे और फिगर में देखेंगे। प्लस एफ कौन सी फोर्स है? जो बॉडी ए की तरफ से बी पे अप्लाई हो रही है, ये एक्शन फोर्स है। और इसके जवाब में माइनस एफ कौन सी फोर्स है? जो बॉडी बी की तरफ से ए पे अप्लाई हो रही है, वो रिएक्शन फोर्स है। तो अगले स्टेप में देखिए मैंने क्या किया, ये प्लस साइन तो वैसे ही लगा हुआ और इस फोर्स की जगह मैंने क्या लिखा, फोर्स अप्लाइंग ऑन बॉडी बी। मतलब ये वो फोर्स है जो बॉडी ए की तरफ से किस पर अप्लाई हो रही है, ये बी पे अप्लाई हो रही है, यानी ये फोर्स अप्लाइंग ऑन बॉडी बी है। फिर इक्वल का साइन वैसे ही लगाया, माइनस वैसे ही आ गया और इस फोर्स की जगह क्या लिखा, फोर्स अप्लाइंग ऑन बॉडी ए। क्या मतलब है, ये वो फोर्स है जो कि बॉडी बी की तरफ से ए पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो लेफ्ट वाली फोर्स ए की तरफ से बी पे अप्लाई हो रही है, यानी अप्लाइंग ऑन बी है, और राइट वाली फोर्स बी की तरफ से ए पे अप्लाई हो रही है, मतलब अप्लाइंग ऑन ए है। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोग? ये बात समझ आई आपको? बताएं मुझे। ठीक है जी, ये सबने मुझे कहा समझ में आ गया। अच्छा, किसी ने मुझे बोला है कि सर नमाज का ब्रेक लें। बेटा नमाज मैंने भी अभी नहीं पढ़ी है, मैं ऐसा करूंगा कि अभी आज क्लास के एंड में कोशिश करके क्लास जो है ना 6-7 मिनट पहले खत्म करूंगा, मुझे भी नमाज पढ़नी है, तो आखिर में आपको मैं टाइम देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। अब देखिए इस तरह से है कि अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, अब यहां पर वो लिखा हुआ है जो टॉपिक हमने कल पढ़ा था। कल हमने मोमेंटम का जो रिलेशन है, मोमेंटम का रिलेशन हमने फोर्स के साथ पढ़ा था। तो उसमें हमने एक स्टेटमेंट दिया था जिसको हमने वेरीफाई भी किया था, ये वही लिखा हुआ है। वी नो every external force applying on a body is equal to its rate of change in momentum। ये हमने कल पढ़ा भी था, इसको प्रूफ भी किया था कि किसी भी बॉडी पर अप्लाई होने वाली फोर्स उस बॉडी के रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होती है। तो अगर हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई करें तो हमारे सामने दो बातें आएंगी। अगर एवरी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइंग ऑन अ बॉडी इक्वल होती है उस बॉडी के रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के, तो अगर हम कहें कि भाई फोर्स अप्लाइंग ऑन बॉडी ए, कि कोई फोर्स बॉडी ए पर अप्लाई हो रही है, तो इस रूल के मुताबिक जो फोर्स बॉडी ए पर अप्लाई होगी वो किसके इक्वल होगी, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए के इक्वल होगी। और इसी तरह फोर्स अप्लाइंग ऑन बॉडी बी जो है वो इक्वल होगी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। ठीक है,
मैं ये बात दोबारा बोलता हूं कि हम क्या जानते हैं कि एवरी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू इट्स रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। किसी भी बॉडी पर अप्लाई होने वाली फोर्स उस बॉडी के रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होती है। लिहाजा अगर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है बॉडी ए पर तो वो बॉडी ए के रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगी, और अगर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है बॉडी बी पर तो वो बॉडी बी के रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगी। तो हम क्या करेंगे, इससे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड पर है फोर्स अप्लाइंग ऑन बॉडी बी, तो जो फोर्स अप्लाइंग ऑन बॉडी बी है उसकी जगह पर आ जाएगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, और राइट साइड पर फोर्स अप्लाइंग ऑन बॉडी ए है तो उसकी जगह पर आ जाएगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। और ये जो प्लस लगा है ये वैसे ही अपनी जगह लगा रहेगा, और ये जो माइनस लगा है ये वैसे ही अपनी जगह लगा रहेगा। अभी जब मैं पेज चेंज करूंगा तो आपको नजर आ जाएगा, लेकिन आप ये वाला स्टेप और ये यहां तक आप इसको नोट कर लें। हाँ जी, नोट कर लिया आप लोगों ने ये? ठीक है, ठीक है, काफी लोग मुझे कह रहे हैं कर लिया। अरहम आप मुझे बता दें, अरहम बता दें, अरहम आपने नोट कर लिया? ठीक है, हुजैफा मेरे ख्याल से अभी लिख रहे हैं। हुजैफा और अरहम मुझे बता दें कि कर लिया है। ठीक है, तो मैं आगे जा रहा हूं। तो अब हम इसको यहां पे पुट करने लगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था जब हम पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड पर अब आप लिखेंगे नहीं, अब आप बिल्कुल लिखने से रुक जाएं। अब मैं ये समझाऊंगा, फिर जब मैं कहूंगा तो नोट करेंगे, ठीक है? अब जैसा कि मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड पर क्या हो गया, पॉजिटिव साइन अपनी जगह आ गया और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी आ गया, और राइट साइड पर नेगेटिव साइन अपनी जगह आ गया और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए आ गया। ठीक है जी, अब आगे चलें। अब देखें किसी भी बॉडी का रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं। कल भी डिस्कस किया था कि अगर किसी भी बॉडी का रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो क्या करेंगे, उसके चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करेंगे। तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव साइन वैसे ही आ गया, और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी निकालने के लिए क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी डिवाइडेड बाय टाइम। फिर ये माइनस अपनी जगह आ गया, और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए किसके इक्वल होगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए और डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है जी, आगे चलें। अब अगले स्टेप में क्या हुआ, अब ये समझिएगा गौर से। ये पॉजिटिव साइन वैसे ही आ गया। अब ये देखते हैं कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी कैसे निकला। देखो, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी की जगह मैंने रखा m2v2 माइनस m2u2। अब मैंने ये कैसे रखा है, अब तुम लोग फिगर की तरफ देखो, जो फिगर तुम्हारे पास बनी हुई है उसमें देखो।
अच्छा, फिगर में बिल्कुल भी बॉडी ए की तरफ आपने नहीं देखना, आप लेफ्ट साइड पर नहीं देखोगे, आप राइट साइड पर देखोगे। आपकी कॉपी में फिगर जो बनी हुई है उसमें देखना। देखो, आपने सिर्फ बॉडी बी को देखना है, अभी ए को बिल्कुल भी नहीं देखना। देखो, कोलिजन से पहले आपको राइट साइड पे नजर आएगा कि बॉडी बी का जो मास है वो m2 है और वेलोसिटी उसकी u2 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो m2 u2 जो है वो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा बॉडी बी का, मतलब कोलिजन से पहले। अब नीचे आ जाओ। अब कोलिजन के बाद आप देखो, अब कोलिजन के बाद जो है, कोलिजन के बाद ये अरहम का हैंड रेस हो रहा है, अरहम हैंड रेस कर रहा है, मैं पूछता हूं। हाँ जी अरहम, ठीक है, ओके। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि आप फिगर देखेंगे, आप फिगर देखेंगे तो बॉडी बी को देखेंगे राइट साइड पर, तो कोलिजन से पहले तो मैंने बताया कि उसका मोमेंटम m2u2 होगा। अब नीचे आ जाएं, अब बी को ही देखना है आपने। अब कोलिजन के बाद उसका मास m2 है और वेलोसिटी उसकी v2 हो गई है, तो जो बाद में मोमेंटम आएगा वो m2v2 होगा। तो देखो, m2v2 जो है वो बॉडी बी का फाइनल मोमेंटम है, यानी कोलिजन के बाद, टकराने के बाद, और m2u2 जो है वो बॉडी बी का इनिशियल मोमेंटम है। तो अब हम इसका चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके फाइनल मोमेंटम में से m2v2 में से माइनस कर देंगे इनिशियल मोमेंटम को, m2u2 को, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा टाइम यानी t। अब राइट साइड पे आ जाओ, ये माइनस अपनी जगह लगाए। अब चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए निकालने के लिए अब दोबारा फिगर में आप देखें, और आप फिगर में जो है देखें सिर्फ बॉडी ए को, अब आपने बी को बिल्कुल नहीं देखना। अब देखो, कोलिजन से पहले आप लेफ्ट साइड पे ऊपर की तरफ देखो तो बॉडी ए का जो मास है वो m1 है और वेलोसिटी उसकी u1 है। तो m1 इंटू u1 जो है वो बॉडी ए का इनिशियल मोमेंटम होगा, ठीक है। अब नीचे आ जाओ। अब कोलिजन के बाद देखो, बॉडी ए का मास m1 और वेलोसिटी v1, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो m1 v1 जो है ये बॉडी ए का फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। तो अब इसका चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए फाइनल में डिवाइडेड टाइम आ जाएगा। अब चूंकि दोनों जगह पे t डिवाइड हो रहा है, तो किसी इक्वेशन में अगर दोनों साइड पे सेम चीज डिवाइड होती है तो आपको पता है वो कैंसिल हो जाती है। तो ये वाला जो t है ये इस t से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर आप कैंसिल ना भी करो, फर्ज करो इस t को आप लेफ्ट से राइट ले जाओ, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो आप इसको राइट से ले जाएंगे तो ये ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये ऊपर वाला t जो होगा वो नीचे वाले t से कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए आप इसको यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं। तो अब मुझे जरा सब लोग बताएं कि ये वाला स्टेप आपकी समझ में आ गया सबको? मुझे बताइए, ये स्टेप सबकी समझ में आ गया? ठीक है। अब मुझे कोई कह रहा है, अरहम कह रहा है कि सर लेकिन बॉडी बी की जो फोर्स है वो नेगेटिव है। तो हाँ बेटा ठीक है, अगर नेगेटिव है तो आप देखो ना कि राइट साइड पर मैंने माइनस साइन को तो नहीं हटाया ना, राइट साइड पे जो नेगेटिव साइन लगा है देखो वो मैंने वैसे ही छोड़ दिया है। लेफ्ट पे प्लस लगा हुआ है, राइट पे माइनस लगा हुआ है, उसको मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ चेंज इन मोमेंटम ब्रैकेट के अंदर निकाला है। ठीक है अरहम, मुझे जवाब दो, आपको बात समझ आ गई? ठीक है, ओके। अब आगे चलें। अब अगले स्टेप में जब आप जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, तो देखें क्या होगा। ये दोनों साइड का टी तो खत्म हो गया, अब जो बचा है बाकी वो लिख लें। ये पॉजिटिव साइन आ गया और ये पूरा ब्रैकेट जो है ना ये वैसे ही आ गया। फिर ये इक्वल आ गया, ये नेगेटिव साइन आ गया और ये ऊपर वाला जो पूरा ब्रैकेट है ये वैसे ही नीचे आ गया। ठीक है, अब आगे चलें। अब अगले स्टेप में देखो कि जब आप पॉजिटिव साइन से इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, m2v2 माइनस m2u2 आ गया। लेकिन राइट साइड पर जब आप इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव से ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस m1v1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये m1u1 आ जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में जाएं। अगले स्टेप में दो काम करने, ये जो लेफ्ट साइड पर माइनस का m2u2 है इसको लेफ्ट से लेकर आना है राइट की तरफ, और यहां पे जो माइनस का m1v1 है इसको ले जाना है लेफ्ट की तरफ। तो अब देखो मैंने क्या किया, देखो ये जो लिखा हुआ है m2v2, देखो ये जो m2v2 लिखा है ये वैसे ही लिखा हुआ है, और यहां से जो माइनस का m1v1 था इस माइनस m1v1 को मैं लेफ्ट पे ले आया तो ये प्लस हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये यहाँ m1u1 है ये वैसे ही लिखा हुआ है, और ये यहां से जो माइनस का m2u2 है इसको मैं राइट की तरफ ले गया तो ये प्लस हो गया,
मतलब मैंने दोनों माइनस वैल्यूज को इंटर यानी इधर उधर कर दिया। ये वाली जो माइनस की वैल्यू है इसको मैं राइट पर ले गया, और राइट पे जो माइनस की वैल्यू है उसको मैं लेफ्ट पे ले आया। ठीक है, अब इसके बाद आखिरी स्टेप होगा। अब आप क्या करोगे, इंटरचेंजिंग द साइड्स करोगे, यानी राइट को लेफ्ट पे ले आओ, लेफ्ट को राइट पे ले जाओ। तो ये m1u1 प्लस m2u2 लेफ्ट पे आ गया, और ये जो m1v1 प्लस m2v2 है राइट पे आ गया। इस तरह हमारी इक्वेशन प्रूव हो गई कि भाई m1u1 प्लस m2u2 इक्वल होता है m1v1 प्लस m2v2 के। यही हमें प्रूफ करना था। तो अब मुझे सब बता दें कि भाई उनको बात समझ आ गई है। सब मुझे बता दें, क्लियर हैं आप लोग? ठीक है, ठीक है। ज्यादातर लोगों ने मुझे कहा है कि समझ में आ गया है, सबने मुझे कह दिया सिवाय एक की। वजाहत ने कहा है दोबारा बता दें। वजाहत को मैं दोबारा बता देता हूं, बाकी लोग नोट कर लें। वजाहत आप दोबारा सुन लें। इस स्टेप में मैंने सिर्फ ये किया है कि ये माइनस m2u2 है, इसको देखो मैं राइट पर ले गया, ये यहां जाके प्लस हो गया, ये m2u2 प्लस हो गया, और ये m1v1 जो था ये अपनी जगह पे लिखा हुआ है। और ये जो माइनस का m1v1 है इसको मैं राइट से लेफ्ट पे ले आया, ये यहाँ के प्लस हो गया, और ये वाला अपनी जगह पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैंने साइड्स इंटरचेंज की, यानी इक्वेशन की राइट साइड को मैं लेफ्ट पे ले आया और लेफ्ट साइड को मैं राइट पे ले गया, ताकि इक्वेशन अपनी फॉर्म में आ जाए। तो अब आप मुझे वजाहत बता दें, आपको मेरी बात समझ आ गई है? जी वजाहत, वजाहत मुझे बता दें, समझ में आ गया आपको? ठीक है, ओके। अब आप सब लोग नोट कर लें, तो ये टॉपिक अभी कंप्लीट हो जाएगा हमारा। मैं आपको 3-4 मिनट दे रहा हूं, नोट कर लें इसे। हाँ बेटा, कितने बच्चों ने नोट कर लिया अभी तक? काफी लोग कह रहे हैं कि कर लिया है। ठीक है, जो लोगों ने
कर लिया है, जो लीव करना चाहते हैं वो लीव कर दें, क्योंकि अब मगरिब का टाइम भी बिल्कुल खत्म ही हो रहा है और 5 मिनट रह गए हैं, तो 5 मिनट में हम नया टॉपिक नहीं शुरू कर सकते। अब हम नया टॉपिक अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो जिन लोगों ने कर लिया है, जिनको मगरिब की नमाज पढ़नी है, वो बिल्कुल चले जाएं। और अगर कोई लिख रहा है तो वो लिख ले। मैं 3 मिनट के बाद जो है ना क्लास लीव कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।